हेलो दोस्तों, दिस साइड इज़ क्रेजी डॉक्टर जी और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ई विद्यालय। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस वीडियो में हम 11th का बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स एंड 12th का केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल मिक्स करके पढ़ाने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। कुछ नहीं, जो बायो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो कंपोजिशन होता है वो कार्बन का होता है, कार्बन कंपाउंड का भी होता है, तो उसको ही बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। वो दो टाइप के होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। याद रखिए, जो 18 से लेके 800 तक, 18 से लेके 800 डाल्टन इस यूनिट में आएंगे उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। और जो 10,000 डाल्टन से आगे होंगे उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल में क्या आता है? अमीनो एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, मोनोसैकेराइड आता है। और वही मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, पॉलीसैकेराइड आता है और लिपिड आता है। अब जो अमीनो एसिड है बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, जो अलग अलग और बहुत सारे माइक्रो एसिड को मिलाकर माइक्रोमोलिक्यूल बनता है, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। लेट एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, स्मॉल 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 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ एक चेन में बांध देंगे तो वो क्या तैयार होगा? न्यूक्लिक एसिड तैयार होगा। इस प्रकार मोनोसैकेराइड को ही एक चेन में बांध दे तो पॉलीसैकेराइड बनता है। ये हो गए बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड एक एक्सेप्शन है, उसको होना चाहिए माइक्रोमोलिक्यूल में लेकिन होता है मैक्रोमोलिक्यूल। इसकी बात हम आगे करेंगे। अब तक क्लियर हो गया होगा आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। अपने को माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। अब तक मैंने जो पढ़ा है वो क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल, इनका डिवीजन कैसे हुआ। हमने लीवर की एक लिविंग टिश्यू ली, लीवर की ले सकते हैं, किसी भी ऑर्गन की ले सकते हैं, स्टमक की या फिर हार्ट की, कुछ भी। हमने एक लिविंग टिश्यू ली लीवर की, उसको ऐड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ और एक थिक स्लरी उसकी तैयार हो गई। मीन्स उसको मिक्सचर बना दिया, थिक स्लरी मीन्स मिक्सचर, और उसको फिल्टरेट के साथ फिल्टर कर दिया। जो फिल्टरेट हो गए मीन्स जो फिल्टर हो गए, जो नॉन रिटेंटेड रह गए मीन्स वो फिल्टर हो गए, उसको ही हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसको ही एसिड सोल्यूबल बोलते, एसिड सोल्यूबल बोलते। और जो नॉन फिल्टरेटेड रिटेंटेड हो गए और एसिड इनसोल्यूबल है वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको, जो फिल्टर नहीं हुए। फिर से एक बार, हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसको क्लोरो एसिडिक एसिड में मिक्स किया और थिक स्लरी बना दी, मिक्सचर बना दिया। जो फिल्टर लिया, फिर फिल्टर के सहारे उसको फिल्टर कर दिया। जो फिल्टर हुआ उसको बायोमैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, जो नहीं हुआ उसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब तक क्लियर है? अब देखते हैं आगे। फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बोला जाता है उसको। लिविंग टिश्यू लिया मीन्स एक पत्ता लिया, पान का लीव्स लिया, मीन्स लीव्स उस पान ही बोलते हैं, किसी भी पेड़ का लिविंग टिश्यू लिया, उसको ड्राई किया, उसको सुखाया, हमने ड्राई किया, उसमें से वाटर निकाल दिया। तो जो ड्राई टिश्यू है, ड्राई टिश्यू को पत्ते को हमने बर्न किया, आग लगा दी, तो उसकी ऐश प्रोड्यूस होगी। जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो निकल जाएंगे। इसी को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकलने का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या फिर ऐश एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड तो निकल गए
इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अब बाकी है। इस तरह से अब देखते हैं आगे। फर्स्ट मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंड मेटाबोलाइट्स। जो इन एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं उसको फर्स्ट मेटाबोलाइट बोले जाता है, और जो उसको ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ होने वाले है मेटाबोलाइट जो प्राइमरी है। जो सेकेंडरी मीन्स जो सेकेंडरी है जो पाए जाते हैं प्लांट, फंगल एंड माइक्रोब में, और रोल नॉट नोन, उनका रोल मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में या फिर उनका मालूम नहीं। हमारे बॉडी में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं या फिर वो हमारे अंदर बनते नहीं, ये याद रखिए। उसमें एग्जाम्पल है रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, स्टेंट्स एंड पिगमेंट। अब देखते हैं आगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हम सबको मालूम है अमीनो एसिड दो प्रकार के, उसमें जो अमीनो एसिड दो प्रकार के नहीं होते, मिक्सचर होता है अमीनो प्लस एसिड। अमीनो मीन्स बेसिक ग्रुप रहता है NH2, और एसिड में COOH, याद रखिए। अब ज्यूटेरायन कुछ नहीं, हमने मीथेन लिया, मीथेन में चारों कायरल कार्बन समझ लीजिए। लेट कंसिडर द कार्बन दैट इज़ अ कायरल कार्बन, उसको ज्यूटेरायन बोलते। चारों ग्रुप अलग अलग होते। CH4 लिया हमने, उसको मीथेन बोलते। एक H निकाल दिया, उसके अंदर R लगा दिया, H और एक निकाल दिया, उसमें NH2 लगा दिया, उसमें एक H और निकाल दिया, COOH उधर लगा दिया। COOH H निकल के उधर से जो NH2 है हमारा, उधर NH2 में जाके लग जाता है और बन जाता है NH3, उधर प्लस सिंबल आता है। और ये COO उधर माइनस साइन आता है, क्योंकि उधर एक H था, वो H निकल के NH2 के पास गया और वो NH3 प्लस बन गया, उसको ही ज्यूटेरायन बोलते हैं। ये नीट में पूछा जा चुका है, इस साल पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए लर्न कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स जो डी फॉर्म और एल फॉर्म बना सके। आपने को इतना जानना नहीं, लेकिन नीट के हिसाब से इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, देन कौन सा जो एक्टिव नहीं है उसको बोल दिए। ओके, उसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, उसको पूछ सकते हैं नीट में, याद रखिए ग्लाइसिन उसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं आगे। अमीनो एसिड, दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जो इसेंशियल है और दूसरे नॉन इसेंशियल। इसेंशियल कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, ओके, और नॉन इसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, याद रखिए। मीन जो काम के नहीं है वो हमारे बॉडी में तैयार होते, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इसेंशियल। जो हमको चाहिए वो लो प्रमाण में मीन्स कम प्रमाण में तैयार होती है, या फिर तैयार ही नहीं होते हमारे बॉडी में, उसको ही इसेंशियल बोला जाता है, याद रखिए। अब देखते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, हम उनको ट्रिक से लर्न कर सकते। अब देखिए, एक लड़का है अर्जुन और दूसरी लड़की है लूसी। उसने उसको वैलेंटाइन डे पे बुलाया है, कितने बजे? 3-9, ओके, 3 और 9 के बीच में। तो हम कैसे लर्न कर सकते? फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राई टू मीट लूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइन, इस तरह से लर्न कर सकते। फाइनल फॉर फिनाइल एलम9, हैंडसम फॉर हिस्टाडाइन, अर्जुन फॉर अल्जीनाइन, ट्राई फॉर ट्रिप्टोफन, मेट फॉर मिथ्योनाइन, लूसी फॉर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ओके, एंड फ्रॉम फॉर थ्रियोनाइन, वैलिन फॉर वैलिनी, याद रखिए। इस तरह से आप इसेंशियल अमीनो एसिड लर्न कर सकते हैं। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई है तो आप देख लीजिए,
और इस तरह हम आगे बढ़ते हुए, अमाइनो एसिड 3 टाइप होते हैं, एसिड, बेसिक, न्यूट्रल। एसिड का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, ये नीट में पूछ सकते हैं इसलिए लर्न कीजिए। बेसिक का एग्जाम्पल है लाइसिन, न्यूट्रल का एग्जाम्पल है वेलिन। एसिड में COOH दैट इज एसिड ग्रुप आता है, बेसिक में NH2 मीन्स अमाइनो ग्रुप आता है, न्यूट्रल में दोनों इक्वल होते हैं। याद रखिए। अब बढ़ते हैं आगे, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ये भी नीट में पूछ सकता है, इसके एग्जाम्पल इसलिए याद रखिए। मैं जो नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वही NCERT से उठा के लाया हूँ, आपको यही लर्न करना है, इसके अलावा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं। ट्रायोसिन, फिनाइल अलानाइन एंड ट्राइप्टोफैन, ये याद रखिए, आपको नीट में पूछा जा सकता है। और सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो। अब देखते हैं आगे, प्रोटीन कैसे बनता है। एसिडिक एसिड 2 ले लिया हमने, NH2, CH2, COOH, और इसको उल्टा घुमा के ही NHCH, CH3, इसको हम इधर से वाटर निकाल देंगे और NH2, CH3, CO, NH, CH3, CH, CH3, COOH डाइपेप्टाइड बॉन्ड इधर से बन जाता है। थोड़ी सी केमिस्ट्री वीक है मेरी, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम आ रही है एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप समझ लीजिए। ये नीट में पूछ सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम 2 अमाइनो एसिड लिए तो उसमें उस प्रोसेस को मीन्स उसमें क्या जो एलिमिनेट होता है या फिर निकल जाता है तो वो वाटर होता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, डाइपेप्टाइड, ये याद रखिए आप। अब देखते हैं आगे, पॉलीपेप्टाइड 100 से ज़्यादा होने चाहिए अमाइनो एसिड, ये याद रखिए। वो वेट बड़ा होना चाहिए, 10,000 म्यू मीन्स क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन म्यू वो प्रोटीन, उनका प्रोटीन जो प्योर प्रोटीन है उसमें क्या चाहिए, पॉलीपेप्टाइड 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा चाहिए, और मोलिकुलर वेट डाल्टन, आई थिंक सो डाल्टन, दैट इज़ डाल्टन, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा चाहिए प्रोटीन का वेट, याद रखिए। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन होता है, इंसुलिन प्रोटीन होने के बावजूद उसमें 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये नीट में पूछा जा चुका है और पूछ सकते हैं इस बार, इसलिए याद रखिए, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए और दीवार पे चिपका दीजिए, आपको यकीनन फ़ायदा ही होगा। When protein is subjected to physical, that is a T, temperature and chemical changes, that is a pH means जो हमने pH उसका बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होता है प्रोटीन में, प्रोटीन के बॉन्ड डिस्टर्ब होते हैं और ग्लोब्यूल्स जो रहते हैं अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिकल अनकॉइलिंग हो जाती है, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है प्रोटीन का वो कॉइल रहता है हेलिक्स के फॉर्म में, वो अनकॉइल हो जाता है, जिस कारण इससे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अब नीट में क्वेश्चन आएगा कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है भाई, कुछ नहीं, फिजिकली टेम्परेचर और केमिकली चेंज होता है, पीएच मीन्स जो हमने उसको एसिड में डाला है या बेस में डाला, तो प्रोटीन में जो चेंज आया उसको डीनेचुरेशन बोला जाता है, याद रखिए। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते, ग्लोब्यूल्स जो अनफोल्ड हो जाते और हेलिक्स अनकॉइल हो जाता है, याद रखिए, नेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं मोस्ट अबंडेंट जो रहता है एनिमल में वो कोलाजन रहता है, और जो प्लांट में रहता है वो रूबिस्को रहता है, याद रखिए। अब प्रोटीन फाइबरस भी हो सकता है, ग्लोबुलर भी हो सकता है। फाइबरस वाटर इनसोल्यूबल, एग्जाम्पल मीन्स जो फाइबर रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, मीन्स जो फाइबर मीन्स कड़क रहता है, जो वाटर, इस सिंपल सा लॉजिक है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो वाटर में कैसे सोल्यूबल होगा, आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। और ग्लोबुलर में जो वाटर है वो सोल्यूबल रहेगा, जो उसमें जो टर्चरी स्ट्रक्चर रहता है, इधर ग्लोबुलर में
स्ट्रक्चर हमको दिखाया दिया है। उसके एग्जाम्पल है ग्लोबुलर के इंसुलिन, अल्ब्यूमिन, ओके, और फाइबरस में केराटिन एंड मायोसिन, याद रखिए। अब देखते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 प्रकार है उसके। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। पिछले प्रोटीन में हम देख सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर दिया है वो टर्शरी का दिया वाला है। अब देखते हैं आगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, 1 एंड मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है सिंपल स्ट्रेट लाइन में, जो हमको फाइबरस स्ट्रक्चर मीन्स फाइबर प्रोटीन में दिख रहा है, जस्ट लाइक दैट, ओके। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, 2 लाइन हेलिक्स पे फॉर्म में दिख सकती है आपको। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, जस्ट लाइक दैट एच हेलिक्स और प्लेटेड हम देख सकते हो, दोनों में एच बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखते हैं आगे, जो नीट में पूछे जा चुके और पूछ सकते इधर से क्वेश्चन, वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम में मोस्टली टर्शरी स्ट्रक्चर रहता है, ये याद रखिए आप। मैंने एडवांस में बता दिया, आपको आगे पढ़ना है, लेकिन आप मुझसे जान सकते हैं कि इधर इधर क्वेश्चन आ चुके या फिर आने वाले। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, द क्रेजी डॉक्टर जी मेरे हैंडल है, उस पर आपको अगर बायोमोलिक्यूल्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो उधर आप मैसेज करिए। और आपको PYQ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। ई विद्यालय नीट 2022 के नाम से है, आप जाइए सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। हम उधर क्विज़ भी लेते हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो उधर रैंडम क्विज चलते रहते हैं, और मैं आपको जो एम्स की या फिर नीट की PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ कभी कभी, जो मेरे को टाइम मिला तो। और उधर जो PYQ 30 Yes No जो बुक पढ़ी है MTG की, मैंने वो आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाइए उधर से डाउनलोड करिए और पढ़ते रहिए, और हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, भैया इधर इधर प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू। आप देखते आगे। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, फर्दर फोल्डिंग रहती है टू स्ट्रक्चर, 2D का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका फर्दर फोल्डिंग रहती है, उसको ही ज़्यादा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके टर्शरी स्ट्रक्चर है वो बनाते। अब फोर्सेस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। सेकेंडरी में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और प्राइमरी में कुछ नहीं होता है। होती होगी तो NCERT में दी वाली नहीं, और नीचे में पूछे जाने वाली नहीं। लेकिन टर्शरी में कौन कौन सी बॉन्डिंग हो आएगी मीन्स होती है, नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए पूछ सकते हैं इस बार भी। H बॉन्डिंग, डाइसल्फेट बॉन्ड, वैंडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये फोर्सेस पाए जाते हैं। फिर से एक बार, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फेट बॉन्ड, वैंडरवाल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हेलो ओन बॉल, ये कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन 3D स्ट्रक्चर उसको ही बोला जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर को ही। अब देखते हैं आगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एग्जाम्पल देखते हैं, हीमोग्लोबिन HB, इसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। उसमें 2 अल्फा टाइप होता है, 2 बीटा टाइप होता है। कुछ नहीं, नीट में पूछा जाने वाला नहीं है, और टेंशन मत लीजिए। ये कुछ प्रोटीन और उसके फंक्शन है, हमको सिर्फ नाम से ही पता चल जा रहा है कि कोलेजन है, क्या करेगा, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन होता है, अपने को मालूम है। एंटीबॉडी होगा तो फाइट करेगा अगेंस्ट एजेंट। रिसेप्टर कुछ तो कुछ रिसेप्ट करेगा, सेंसरी, स्मेल, टेस्ट हार्मोन। ग्लूटाटी4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। हमको ये मालूम है, याद करने की ज़रूरत नहीं, ये नीट में पूछा जा चुका है और पूछ सकते हैं, इसलिए आप टेबल क्या करिए, एक बार पढ़ने से तो लर्न नहीं होगा,
ये टेबल बना लीजिए अपने नोट्स में या फिर एक पन्ने पर लिख लीजिए और चिपका दीजिए जो आप स्टडी करते हो। अब देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं, हाइड्रोलाइसिस, टेस्ट एंड सोल्यूबल एंड रिड्यूसिंग नेचर। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट एंड सोल्यूबिलिटी के फॉर्म, उसमें उसके टाइप पड़ते हैं शुगर और नॉन शुगर। शुगर नाम से ही पता चल रहा है, स्वीट इन टेस्ट होगा, नॉन शुगर में स्वीट नहीं होगा। सोल्यूबल इन वाटर होगा, सोल्यूबल इन वाटर नहीं होगा नॉन शुगर। शुगर में मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड आता है, नॉन शुगर में पॉलीसैकेराइड आता है। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग नेचर में 2 टाइप, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। इसके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू, जो छोटा छोटा है ना मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट याद रखिए। जो जितनी जानकारी मैं दे रहा हूँ उतनी ही आपको पढ़नी है, ज़्यादा फालतू का अपना दिमाग लगाने का नहीं। ज़्यादा जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, याद रखिए। रिड्यूसिंग जो रहता है उसमें रिड्यूस टोलेंट एंड फीलिंग एजेंट आते हैं जो टेस्ट देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें जो एग्जाम्पल है, और कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट शुगर, सुक्रोज रिड्यूसिंग होते हुए भी वो नॉन रिड्यूसिंग में आता है, याद रखिए। तो पूछ लिया सुक्रोज किस में आता है, तो नॉन रिड्यूसिंग में आता है, याद रखिए। वो टोलेंट और फीलिंग रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। अब देखते हैं, कैन नॉट रिड्यूस टोलेंट एंड फीलिंग टेस्ट देता है, नहीं देते। अब देखते हैं आगे। मोनोसैकेराइड में क्या है, अल्डोज ग्रुप आते हैं और कीटोन ग्रुप आते हैं। अल्डोज में मेनली OSE आ जाता है सफिक्स, याद रखिए। इथ्रोज, ट्राइबोज, ग्लूकोज, OSE। और कीटोज में ULOSE, इरिथ्रोज, राइबोलोज, फ्रुक्टोज। कीटोज ग्रुप में इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। यही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नीट में यही पूछे जा चुके हैं और पूछ सकते हैं। अब देखते हैं आगे। माल्टोज कैसा रहता है, उसका कंपोजिशन कैसा रहता है, ये ओनली अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या है, बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। ये नीट 2021 में पूछा जा चुका है, याद रखिए। इस साल भी प्रोबेबिलिटी बनती है पूछने की। सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज। अब पॉलीसैकेराइड में क्या है, होमो भी है और हेट्रो भी है। होमो में सेल्लोज, स्टार्च, ग्लूकोज, काइटिन, इंसुलिन और डेक्स्ट्रिन। मीन्स ये होमो क्या है कि जो उनका यूनिट रहेगा जिससे वो बनेंगे तो वो सेम रहेगा, होमो रहेगा, एक समान रहेगा। हेट्रो में अलग अलग कंपोजिशन का बना हुआ, याद रखिए। अब देखते हैं आगे। स्टार्च क्या है, मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का बना होता है स्टार्च। अनब्रांच हुआ तो उसका एग्जाम्पल मीन्स अनब्रांच होते हैं अमाइलोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, याद रखिए। अल्फा ग्लूकोज के वो बने होते हैं, लेकिन अमाइलोज अनब्रांच होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। ये नीट में पूछ सकते हैं ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। तो स्टार्च में जो परसेंटेज रहता है अमाइलोज का वो 50 to 20% रहता है, और जो अमाइलोपेक्टिन रहता है उसका परसेंटेज 85% रहता है, याद रखिए। अब देखते हैं आगे। ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च में पाया जाता है, याद रखिए। सिंपल स्ट्रक्चर लाइक अमाइलोपेक्टिन जैसे स्ट्रक्चर रहता है, प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन में। हमको मालूम ग्लाइकोजन मीन्स क्या है, एनर्जी फॉर्म मीन्स ATP नॉर्मली उसको जो एनर्जी फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है ATP, इसलिए वो स्टोर में रहता है, हमें स्टोर करते हैं लीवर में, मसल में और ब्रेन में। इसलिए जो मोटे आदमी उनको जो फैट रहता है ग्लाइकोजन ही रहता है, याद रखिए। अब देखते हैं आगे। सेलुलोज क्या है, प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के सेल वॉल में। ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक वही रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि सेलुलोज ये है कि मोस्टली 95% जो सेलुलोज है वो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के वॉल में। स्ट्रेट चेन का बना होता है किसका, बीटा ग्लूकोज का।
अब कंफ्यूजन रहते हैं बहुत सारे बच्चों को, वो देख लेते हैं इस साल नीट में यही से क्वेश्चन बनेगा। याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ यही से क्वेश्चन बनेगा तो यही से क्वेश्चन बनेगा। माल्टोज किससे बना होता है? अल्फा ग्लूकोज का। लैक्टोज किससे बना होता है? बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज का। सुक्रोज किससे बना होता है? अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज का। सेलुलोज किसका बना होता है? ओनली बीटा ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन किसका बना होता है? बीटा ग्लूकोज ओनली। स्टार्च अमाइलोज किसका बना होता है? अल्फा ग्लूकोज और अमाइलोपेक्टिन ओनली अल्फा ग्लूकोज। याद रखिए, नीट में यही से क्वेश्चन बनेगा 100%। अब क्या है कि नीट में जो बायोलॉजी में दिए है उधर, जो ये नीट की एनसीईआरटी बायोलॉजी, उधर जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें जो एक्सपेरिमेंट है, आयोडीन ले लिया, उस स्टार्च पे डाल दिया तो ब्लू कलर देता है, और आयोडीन वही सेलुलोज पे डाल दिया तो नो कलर देता है। एक्सपेरिमेंट है, याद रखिए। आपने ये भी कर दिया होगा कि एक पोटैटो लिया, उसको कट कर दिया, अपना डेटॉल लिया जो घर पे पाया जाता है, या फिर आपको चोट लगे तो हम जो आयोडीन यूज़ करते हैं, मीन्स चोट पे जो ब्राउन कलर का लिक्विड डालते हैं वही, वो स्टार्च पे डाल दिया, मीन्स पोटैटो में स्टार्च होता है तो कट करके उधर डाल दिया तो ब्लू कलर शो करता है। आपने एक्सपेरिमेंट 10th स्टैंडर्ड में ज़रूर किया होगा। उससे लोग वही पत्ता पान कर लिया तो उसमें डुबा के उसको मार दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उधर कोई भी कलर शो नहीं होता है। याद रखिए। अब देखते हैं आगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, याद रखिए। जो स्वीटेस्ट रहता है ओ यस से, स्वीटेस्ट कौन रहता है? फ्रुक्टोज। ब्रेन में कौन पाया जाता है? गैलेक्टोज। ब्लड ग्लूकोज। फ्रुक्टोज में फ्रूट्स में फ्रुक्टोज। केन में सुक्रोज। जो टेबल रहती है उसमें सुक्रोज। मिल्क रहता है लैक्टोज। ये जो मोस्टली एग्जांपल जो मैंने मीन्स अभी जो ऑर्गन या फिर फ्रूट या कुछ बोले तो उसमें क्या ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वही बोल। अगर मैं थोड़ा सा बोलने में देर कर रहा हूँ तो समझ लीजिए मैं पानी पी रहा हूँ, क्योंकि बोलते टाइम बहुत प्यास लगती है इस टाइम, क्योंकि अभी समर है तो समझ सकते हो आप। अब देखते हैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, यही स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। ये एनसीईआरटी में दिया वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा या फिर नीट में कुछ आएगा नहीं। ये ग्लिसरॉल, ये मीन्स ये फैट, इधर से ग्लिसरॉल मीन्स एक फैट होता है, सिंपल सी बात है। अब ये प्रोटीन ख़त्म हो गया इधर, और ये जो स्टार्च ख़त्म हो गया, इसलिए प्रोटीन चल रहा है। अभी प्रोटीन में कुछ नहीं है, ग्लिसरॉल है, वही OH हटा दिया तो उसमें जो CH3CHN CHO COOH, वही N की जगह पर हमने 14 डाल दिया तो पैलेमिक एसिड बनता है, उसको ही फैट बोलते हैं। N के टाइम उसमें रिप्लेस कर दिया 18 तो एचिडोनिक एसिड बोलते हैं, वही है। ये नेट में पूछा जा चुका नहीं है, मीन्स पूछा जा प्रीवियस PYQ में कहीं देखने को मेरे को मिला नहीं, और ये नेट में के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, एक बार देख लीजिए। अब फैटी एसिड उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अगर प्रेजेंट ना हुए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अगर प्रेजेंट हुआ तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट क्या है? जो उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो ऑयल रहती है उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपने जो विंटर उधर ध्यान दिया होगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण फैट ज़्यादा, जो घी मीन्स जो रहता हो ज़्यादा ऐसा सिकुड़ जाता, मीन्स ऐसा ठंडा पड़ जाता, जस्ट लाइक बर्फ। मीन्स क्या बोलते यार हिंदी में, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलते उसको, कि घोट जाता है। याद रखिए, घोट जम जाता है, और वही ऑयल नहीं जमता, याद, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो।
अब फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में क्या है, फॉस्फोरस रहता, कंटेन करता लिपिड। एग्जाम्पल उसका लेक्टिन, याद रखिए, लेथिन बोलते हैं। अब कैटलिस्ट मैं आपको ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कैटलिस्ट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, उसमें कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वो उसको कम करता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। याद रखिए, हमको केमिस्ट्री में कैटलिस्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी में एंजाइम में कैटलिस्ट आता है, इसलिए वो और उधर एक क्वेश्चन हर साल आता है। अब देखते हैं एंजाइम मीन्स एक कैटलिस्ट कुछ नहीं, एंजाइम ही होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन बाद में छोड़ भी देते हैं। मीन्स जस्ट वो टच करके निकल आते हैं, उनको प्रोसेस में पूरे प्रोसेस में पार्ट नहीं करते। याद रखिए, पार्ट मीन्स वो इन्वॉल्व नहीं होती। अब देखते हैं आगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, ऑलमोस्ट मीन्स ऑल एंड मीन्स प्रोटीन जो एंजाइम है सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सम टाइप एंजाइम जो रहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड की भी रहता है। उसका एग्जांपल राइबोजाइम है, याद रखिए। अब एंजाइम आपको अभी तक बहुत सारे टीचर में पढ़ाया होगा, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन अच्छे से किया होगा, लेकिन मैं करूँगा तो उनसे भी ज़्यादा करूँगा यार। ओके, एक वर्ड फोड़ के बताऊंगा आपको। यही एंजाइम में प्रॉब्लम आती है, मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चों को हाइपो एंजाइम, को एंजाइम यही समझ में नहीं आता, एपोलो एंजाइम यही समझ में ना, को फैक्टर क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। अब देखते हैं एंजाइम। एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रोटीन के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बने होते हैं। सिंपल प्रोटीन क्या है कि मेडअप ऑफ सिंगल जो प्रोटीन का है प्योर प्रोटीन के बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या है कुछ नॉन प्रोटीन है, मीन्स थोड़े से प्रोटीन होते हैं, थोड़े से अलग पार्ट होते हैं। ओके, याद रखिए। अब क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या है नॉन प्रोटीन और कुछ में प्रोटीन पाए जाते हैं। नॉन प्रोटीन में पार्ट में क्या है कोफैक्टर उसको बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में जो रहता है नॉन प्रोटीन उसको कोफैक्टर बोला जाता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ही होमो एंजाइम बोला जाता है। तो होमो एंजाइम इज इक्वल टू कोफैक्टर प्लस एपोलो एंजाइम, मैंने सही कहा ना, होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम। ओके, प्रोटीन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंजाइम दो टाइप के, सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ही होलो एंजाइम बोला जाता है, होलो एंजाइम बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के दो पार्ट, नॉन प्रोटीनियस और प्रोटीनियस। नॉन प्रोटीनियस को कोफैक्टर बोलेंगे, प्रोटीन को एपो एंजाइम बोलेंगे। ओके, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसके दो पार्ट अलग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटल्स आयंस आते, ऑर्गेनिक में प्रोस्टेटिक ग्रुप और जो कोएंजाइम आते हैं, उसमें भी दो पार्ट आते हैं ऑर्गेनिक में, प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्टेटिक ग्रुप कैसे रहते, टाइटली बाउंडेड रहते और कोएंजाइम लूजली बाउंडेड रहते। इस तरह से आप एंजाइम हमने क्लियर कर लिए। अब देखते हैं एंजाइम का रोल कैसे कैसे होता है। उसके कुछ एम्बिशन मीन्स आ जाता है स्टॉप करने के लिए, खुद का खुद जो कुछ प्रकार रहते हैं उसके हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे एंजाइम की। कुछ कुछ जो बंदा पॉपुलर हो रहा है तो उसको कोई ना कोई बुरा भला कहेंगे ही, जस्ट लाइक दैट एंजाइम। ये टर्चरी है, देख लीजिए 3D उसमें ऊपर 3 डॉट को लिया है, तो टर्चरी एंजाइम लिया हमने। एक्टिव साइड उसको क्या बोला जाता है, जो कोलैप्स करते हैं ना, उसके जो एंजाइम की साइड कोलैप्स करेंगे एक दूसरे को, उसको एक्टिव साइड बोलेंगे। हमने ये दूसरा डायग्राम दिख रहा है वो सबस्ट्रेट का है। एंजाइम सबस्ट्रेट को रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सबस्ट्रेट मीन्स एक प्रकार का समझ लीजिए केमिकल, ये कुछ भी रिएक्टेंट बोल दीजिए, उसको ही बोलेंगे रिएक्टेंट।
उसमें एंजाइम डालेंगे तो रिएक्टर फर्स्ट से प्रोडक्ट देगा। ओके, हमने उसको मिक्स कर दिया दोनों को, और एंजाइम ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और स्मॉल स्मॉल मीन्स हमको ये बड़ा जो सबस्ट्रेट है उसको बारीक करना है, स्मॉल करना है, तो एंजाइम में डाल दिया, उसने कट 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 कर दिए और स्मॉल टुकड़े उसके कर दिए। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो वही काम करता है एंजाइम, वर्क फास्ट करता है, उस स्पीड को बढ़ा देता है, वो एनर्जी को कम खर्चा करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो दे देता है। ये एंजाइम का काम है। डायग्रामेटिक्स के हिसाब से मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे। ये पीएच और टेम्परेचर का जो ग्राफ है ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऑप्टिकल टेम्परेचर एंड पीएच पे ही जो एंजाइम हो वो अच्छा काम करेगा। मीन्स अगर उसकी पीएच समझ लीजिए उसकी ऑप्टिमाइज कर दी पीएच 6, तो वही बेहतर 6 पे काम करेगा, अच्छा काम करेगा, ना 5 पे करेगा या फिर 7 पे करेगा, दोनों में से कुछ नहीं करेगा। उसकी जो फिक्स है वही 6 पे है ना, तो वो 6 पे ही काम करेगा। इस तरह से टेम्परेचर अगर 25 पे अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो 25 पे ही अच्छा काम करेगा, ना कि 24 या 26 पे। समझ में आया क्या? यही बोलने की कोशिश कर रहेगा। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, दैट इज वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन, वही बात है भाई। के मीन्स कॉन्सेंट्रेशन होगा सबस्ट्रेट का। जैसे जैसे कोई इंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, हमारे पास 10 इंजाइम है समझ लीजिए, वो जैसे जैसे पार्टिसिपेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन हाई जाने वाला है, उसकी वेलोसिटी हाई जाने वाली है, अपने को मालूम है। जैसे 10 के 10 यूज़ कर लिए तो आपने को दिख रहा है वो ग्राफ आगे 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 बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर। समझ में आया क्या? वही बोल रहे हैं हमारा एनसीईआरटी ये डायग्राम। अगर उसमें से हाफ एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन वो लिख ली वी मैक्स अपॉन 2, तो उसके ही आधार पे अपने को उसकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है कि कितना जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कितना बना। समझ में आया कि के मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो वो बनी है भाई, इतनी वेलोसिटी पे उतनी कॉन्सेंट्रेशन बनी है, वही बोलने की कोशिश कर रही है हमारी एनसीईआरटी। एंजाइम इनहिबिशन क्या हो रहता है कि कॉम्पिटिटिव मीन्स एंजाइम ही अगर काम करने प्रोडक्ट आ गया, सबस्ट्रेट आ गया, तो इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव क्या करता है कि उधर सेम एज इट इज़ जो मीन्स समझ लीजिए इनहिबिशन मीन्स क्या रहता है कि वो काम नहीं करने देगा एंजाइम को, वो कुछ ना कुछ लफड़ा करके ही जाएगा। इस तरह से कंपटीशन में अगर हमको एक सबस्ट्रेट दे दिया, उसको हमको तोड़ना है एंजाइम के सहारे, तो लेकिन जो दुश्मन रहेगा एंजाइम का, मीन्स एंजाइम हीरो पकड़ लीजिए, हीरो को काम करने ही नहीं देगा। जो इनहिबिटर रहता है वो आएगा, जो सबस्ट्रेट का सेम रूप लेगा, सेम साइज शेप सब, इसलिए एंजाइम जब आएगा, हीरो जब आएगा विलन को, दोनों सेम दिखेंगे भाई, किसको पिटी समझ में नहीं आ रहा, किसको काटेंगे भाई, इसलिए उधर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसको बोला जाता है। अब एंजाइम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसमें क्या है कि उसको पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंजाइम जैसे मीन्स एंजाइम काटने को आएगा सबस्ट्रेट को, वही जाके जो इनहिबिटर रहता है ना जाके चिपक देता है भाई सबस्ट्रेट के ऊपर, काम ही नहीं सॉरी एंजाइम के ऊपर काम ही नहीं करने देता है एंजाइम को, उसको पूरा काटने ही नहीं देता। समझ में आएगा? जस्ट इमेजिन द सीजर, वो कट कर रहे हम पेपर को, सबस्ट्रेट पेपर लाइक जस्ट लाइक सबस्ट्रेट उसको कट कर रहे हैं, तो वो कट ही नहीं करने दे, जाके वो कैंची पे चिपक जाएगा, उसको काम ही नहीं करने नहीं देगा इनहिबिटर, उसको ही नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोला जाता है। और इन प्रोडक्ट में क्या है, इनहिबिटर रहता है ना, वो कुछ भाई तू कुछ भी कर ले, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, हम बना ही नहीं देंगे, तुम कुछ भी कर लो, एंजाइम तुम रास्ता ही ब्लॉक कर देता है पूरा का पूरा, उसको ही इन प्रोडक्ट बोला जाता है। मीन्स तुम सबस्ट्रेट के जो मेन पार्ट है, एक्टिव साइड रहती है, उसको ही जाकर उधर चिपक जाता है, इसलिए उसको इन प्रोडक्ट इनहिबिटर बोला जाता है। ये रहे कुछ एंजाइम इनहिबिटर के पार्ट। अब देखते हैं आगे। 6 क्लासेस रहती है एंजाइम में, ईच इन क्लासेस में 14 to 13 सब क्लासेस रहती है। फर्स्ट रहेगी ऑक्सीडोरेडक्टेज,
दैट इज़ अ डिहाइड्रोजिनेज। ओके, एंजाइम क्या है, विच कैटेलाइज ऑक्सीडेशन एक्सो रिडक्शन, मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली लेते हैं रिएक्शन, उसमें हो जाता है, पार्टिसिपेट करते हैं दोनों। ट्रांसफरेज क्या है, नहीं कुछ नहीं, ग्रुप इधर से उधर कर देगा। ये हमको डायग्राम में ये दिख रहा है, ये एच जी होगा तो यस आएगा, एच जी को रिप्लेस कर देगा। और देन एच, एच मीन्स उधर एच होगा तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यही एनसीईआरटी बोलने की कोशिश कर रही है भाई। हाइड्रोलाइसिस कुछ नहीं भाई, हाइड्रोलाइसिस में अपने को मालूम है हाइड्रोलाइसिस करेगा किस किस का, ईस्टर का करेगा, ईथर का करेगा, पेप्टाइड का करेगा, ग्लाइकोसाइडिक करेगा, सीसी करेगा, सी हैलाइड करेगा, पीएन बॉन्ड का करेगा। अब लाइसिस कुछ नहीं, ये दोनों को मिस जो मेन कार्बन कार्बन है उनको जो डबल बॉन्ड देगा चिपका देगा, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उनको निकाल के फेंक देगा, रिमूव ऑफ ग्रुप कर देगा। HCl उसको डबल बॉन्ड दिया, सी डबल बॉन्ड सी प्लस Cl सॉरी XY, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। और इस प्रकार हमारा जो केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद अपने को कुछ नहीं देखना, इतना कर लिया, नीड फोड़ के आओगे आप ईमानदारी के साथ। और ये लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे अगर आप न्यू हो, और शेयर करना मत भूलिए। डेफिनेटली शेयर करिए अपने दोस्तों को जो नीट एस्पिरेंट है, या फिर जो 11th में या फिर 12th में उनको। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो एनसीईआरटी रिव्यू होने वाला है बायो मॉलिक्यूल्स का। ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स से मैंने पढ़ाया, याद रखिए और पढ़ते रहिए।